और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन को कर लीजिए पूरी तरह से ऑफ और अपने कंसंट्रेशन को इस पुस्तक पे पूरी तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि इसका नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच, जो आपके मस्तिष्क के पेनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके आपको एक होमोसोपियन से मानव में तब्दील करने वाला पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच पूरी तरीके से आपके माइंड को, आपके एनर्जी को, आपके पावर को फोकस कर देगा। दोस्तों, ये पुस्तक उन सभी युवा दोस्तों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जो रिटायर यंग स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहा है और रिटायर रिच, क्योंकि आप जवानी में जितना आनंद लेना है, वेल्थ का, धन का और सभी तरह का सब आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे मैं इस पुस्तक पे आप लोगों के साथ आगे बढ़ूं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोग ने देखा था कि अच्छे विचार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, वो पार्ट 1 था। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में और आगे समझते हैं कि रिटायर यंग रिटायर रिच की क्या अवधारणा है। इससे पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और अपने 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अच्छे विचार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आगे समझाते हुए अमीर डैडी ने कहा था, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है लेकिन उसके बारे में इस तरह की बात करता है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो उसके साथ बड़ी गंभीर समस्या है। अपनी मनचाही चीज के बारे में कोई ऐसा क्यों कहेगा, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं यह नहीं कर सकता। कोई मनचाही चीजों से खुद को वंचित क्यों करना चाहेगा, इसमें कोई तर्क या समझदारी नहीं दिखती है। जब लकड़ियां आग में तड़की तो मैंने खुद को अपनी मनचाही चीज के खिलाफ बहस करते पाया। अंत में मैंने खुद से कहा, जल्दी अमीर बनकर रिटायर क्यों न हुआ जाए, इसमें क्या गलत है। मेरा दिमाग धीरे धीरे खुलने लगा। दोस्तों, 1 सेकंड, नोटिफिकेशन को थोड़ा सा मैं ऑफ कर लेता हूं तो आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। खुद से कहा, जल्दी अमीर बनकर रिटायर क्यों न हुआ जाए, इसमें क्या गलत है। मेरा दिमाग धीरे धीरे खुलने लगा और मैंने मन ही मन दोहराया, मैं इस विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने ही खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना शत्रु क्यों बन रहा हूँ। यह एक अच्छा विचार है। मैं वर्षों से इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। मैं 35 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता था और अब मैं जल्द ही 37 साल का होने वाला हूँ, फिर भी रिटायर होने के करीब नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं दिवालियापन के करीब हूँ, तो मैं बहस क्यों कर रहा हूँ। मन ही मन यह कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा था। 25 साल की उम्र में मैंने यह योजना बनाई थी कि मैं अमीर बन जाऊंगा और 30 से 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। यह मेरा सपना था, लेकिन वेलक्रो वॉलेट का बिजनेस ने मुझे चौपट कर दिया और मेरा सपना चूर चूर हो गया और मेरा बहुत सा आत्मविश्वास भी चला गया था। उस रात आग के पास बैठकर मुझे एहसास हुआ कि दरअसल मेरे आत्मविश्वास की कमी ही बहस कर रहे थे, यानी जो मेरा आत्मविश्वास था वही रॉबर्ट के साथ बहस कर रही थी। दोस्तों, और इसी का वजह सा था कि वो अपने सपनों के खिलाफ कुतर्क कर रहे थे जिसे वो चाहते थे, और कहते हैं कि मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं दोबारा निराश नहीं होना चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं उस दर्द से बचना चाहता था जो बड़े सपनों के साकार न हो पाने पर सताता है। मैंने सपना देखा था और मैं असफल हो गया था। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं सपने के खिलाफ नहीं बल्कि दोबारा असफल होने के खिलाफ
बहस कर रहा था। मैंने धीरे से लहरी से कहा, ठीक है, हम एक बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। मैंने आखिरकार एक विचार और अच्छे विचार के खिलाफ बहस करना छोड़ दिया। बहस अब भी वहाँ था, लेकिन मैं बहस के कारण रुकना नहीं चाहता था। आखिरकार यह बहस मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही कर रहा था। मेरे भीतर का छोटा इंसान उस बड़े इंसान के खिलाफ तर्क दे रहा था जो विकास करना और ज़्यादा बड़ा बनना चाहता था। दोस्तों, अच्छी बात है, लहरी ने कहा, अच्छा हुआ जो तुमने कमजोरी दिखाना छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सचमुच चिंता हो रही थी। मैंने इसे करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना क्यों मिल गया था। मैं जानता था कि मैं यह काम क्यों करने वाला हूँ, हालांकि उस पल मैं यह नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे करने वाला हूँ। मैं जल्दी रिटायर होने की फैसला क्यों किया। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने किसी मौके पर स्वयं से कहा होगा, मैं खुद से तंग आ गया हूँ। देखिए, उस नए साल की रात में किम और लैरी के साथ आप तापते समय मैं अपने पुराने स्वरूप से तंग आ चुका था और मैं बदलने का फैसला कर लिया। यह सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं था, यह तो दिल की गहराई से आया बदलाव था। दोस्तों, यह एक बड़े परिवर्तन का समय था और मैं जानता था कि मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मुझे यह पता चल चुका था कि मैं क्यों बदलना चाहता हूं। इसलिए अपना भी वाई खोजिए कि मुझे क्यों बदलना है, मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों बनना है। जब तक आपका वाई नहीं मिलेगा दोस्तों, आपके जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। ये लिख लीजिए। तो कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए कि आप क्यों बदलना चाहते हैं, आपका वाई क्या है। नीचे मैंने कुछ व्यक्तिगत क्यों बताए हैं, यानी मैंने जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला क्यों किया है। ये जो रॉबर्ट हैं वो बता रहे हैं कि वो क्यों किए हैं, और पहला बता रहे हैं कि मैं कंगाल रहने से पैसे के लिए हमेशा जूझते रहने से उकता गया था। यानी मैं कंगाल रहने और पैसे के लिए हमेशा जूझते रहने से उकता गया था। अपने वॉलेट बिजनेस में मैं कुछ समय के लिए अमीर बन गया था, लेकिन उस बिजनेस के ठप होने के बाद मैं दोबारा कंगाली की हालात तक पहुंच गया। हालांकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ उनके सबक थे। मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया था और अब मेरे लिए अमीर बनने का समय आ गया था। दूसरा है, मैं औसत दर्जे से तंग आ गया था और स्कूल में टीचर्स कहते थे रॉबर्ट होनहार बच्चा है, लेकिन वह पढ़ने में मन नहीं लगाता है। वे यह भी कहते थे यह होनहार तो है, लेकिन वह कभी प्रतिभाशाली बच्चों जितना स्मार्ट नहीं बन पाएगा। वह औसत से थोड़ा सा ही ऊपर है। उस रात पहाड़ पर बैठे बैठे मुझे अचानक औसत बने रहने से कोफ्त होने लगा, घृणा होने लगी, और अब समय आ गया था कि मैं औसत बने रहना छोड़ दूं। तीसरा कह रहे हैं रॉबर्ट जी कि जब मैं 8 साल का था तो मैंने घर आकर अपनी माँ को किचन टेबल पर रोते देखा। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि हम बकाया बिलों के पहाड़ तले दबे थे। मेरे डैडी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूल टीचर के रूप में ज़्यादा कमाई नहीं कर पा रहे थे। वे सिर्फ यह कहते थे चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन वे नहीं संभाल पाते थे। मेरे डैडी की जो स्थिति था वो संभालने का तरीका यह था कि दोबारा स्कूल जाओ, ज़्यादा कड़ी मेहनत करो और वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार करो। इस दौरान बिलों का पहाड़ ज़्यादा ऊंचा हो जाता था और मेरी माँ ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगती थी, क्योंकि वे अपना दुखड़ा किसी को नहीं बता सकती थी। मेरे डैडी पैसे के बारे में बातें करना पसंद नहीं करते थे और जब करते थे तो गुस्सा हो जाते थे। मुझे याद है कि 8 साल की उम्र में ही मैंने उन जवाबों को खोजने का फैसला कर लिया था जो मेरी माँ की मदद कर सके। उस रात पहाड़ पर बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो जितने सारे सवाल थे उसका जवाब मिल रहे हैं जिन्हें मैं 8 साल की
उम्र से खोज रहा था। अब उन जवाबों को हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। दोस्तों चौथा पॉइंट है, ये आप लोग याद कर रहे होंगे कि ये क्यों, अपना वाई खोजने की जो पर्सनल डिटेल है रॉबर्ट जी बता रहे हैं, तो आप भी अपना वाई खोजिए और इसको पढ़ के अपने वाई खोजने में अपना मदद कीजिए कि आपको क्यों चाहिए। तो चौथा क्यों है कि सबसे दर्दनाक क्यों, तो यह वास्तविकता थी कि अब मेरी जिंदगी में किम नामक सुंदर युवती थी। मुझे मेरी आत्मा की सहचरी मिल गई थी और वह इस वित्तीय झमेले में इसलिए फंसी हुई थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करते थे। उस रात पहाड़ पर मुझे एहसास हुआ कि मैं किम के साथ भी वही कर रहा था जो मेरे डैडी ने मेरे मम्मी के साथ किया था। मैं एक पारिवारिक परंपरा को दोहरा रहा था। उस पल मुझे अपना असली क्यों मिल गया। अपने अमीर डैडी की तरह मैंने भी यह जान लिया कि मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि अमीर कैसे बना जाए। अब मैं सबसे पहले लोगों से पूछता हूं कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अगर क्यों यानी कारण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए दोस्तों, यानी कारण पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो आपको बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, शक्तिशाली नहीं है तो अमीर बनने की सबसे आसान तरीका नहीं, कैसे भी बहुत कठिन होगा। अमीर बनने के कई तरीके हैं लेकिन बहुत कम व्यक्तिगत कारण है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अपने क्यों का पता लगाएं और फिर आपको कैसे मिल जाएगा। जैसी पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह, वेल देयर इज विल देयर इज वे। मेरे मामले में तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपनी चाह खोजने और यानी कह रहा है कि कहूँगा कि चाह खोजने से ही मुझे राह मिल गई। दोस्तों जहाँ जहाँ मुझे बोलने में तो कुछ डिफ़िकल्टी होती है इधर उधर करने की वजह से, तो आप इसको पढ़ते जाइए, इसको देखते जाइए कि रॉबर्ट कह रहे हैं कि मेरे मामले में मैं यही कहूँगा कि अपनी चाह खोजने से ही मुझे राह मिल पाई। चाह नहीं होती तो राह बहुत मुश्किल होती। तो ये मेरे क्यों थे। मैंने उस रात उन्हें लिख कर एक गोपनीय जगह पर रख लिया। आप में से जिन लोगों ने मेरी दूसरी पुस्तक यानी कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी होगी, दोस्तों अगर कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर भी आप पुस्तक ऑडियो बुक चाहते हैं इसी तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वो भी ज़बरदस्त पुस्तक है रॉबर्ट कियोसाकी की, यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी की 5 पुस्तक है और 5 पुस्तक में पांचों के पांचों जबरदस्त है। पहला सीरीज का पहला पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग इसको पढ़े होंगे और इसका ऑडियो बुक सुने होंगे। और दूसरा है ये, इसी तरीके से 5 है। तो आप अगर कमेंट करेंगे कि कौन सी सीरीज आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो आगे देखते हैं। उन्हें याद होगा कि जब हम पहाड़ से लौटे तो स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई। मैंने उस पुस्तक के शुरू में बताया था कि जब हमारा पैसा खत्म हो गया तो किम और मुझे 3 हफ्तों तक एक कार में रहना पड़ा। अमीर बनकर रिटायर होने की फैसला करने के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। बहरहाल क्यों की बदौलत हम आगे बढ़ने की जो है शक्ति मिलती है, वो क्यों के बदौलत ही रॉबर्ट को मिलती है। पहाड़ से लौटने के बाद लैरी के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। 1980 के दशक के अंत में उसे भी कई जोरदार वित्तीय झटके लगे, लेकिन उसके क्यों उसे आगे बढ़ाते रहे। एक सुझाव मैंने वर्षों पहले सीखा था कि जोश प्रेम और नफरत का मिश्रण है। यानी जोश क्या है दोस्तों, तो जोश प्रेम और नफरत का मिश्रण है। जब तक आप में किसी चीज के लिए जोश न हो तब तक कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है। अमीर डैडी कहते थे। दोस्तों ये मैंने जो हाईलाइट करके स्पेशली रखा है उस पोर्शन को आप लोग एक बार समझिए, 2 बार पढ़िए कि क्या है जोश, क्या है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज जोश, तो दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ लव एंड हेट। अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो जोशीले बनो। जोश से जीवन में ऊर्जा आती है, जोश से जीवन में ऊर्जा आता है। अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो तुम्हारे पास नहीं है
तो पहले पता लगाओ कि तुम अपनी मनचाही चीज से प्रेम क्यों करते हो और उसे न पाने से नफरत क्यों करते हो। जब तुम इन दोनों विचारों को मिला दोगे तो तुम्हें वह ऊर्जा मिल जाएगी जो तुम्हें अपनी कुर्सी से उठा देगी और हर मनचाही चीज पाने के लिए प्रेरित कर देगी। तो प्रेम और नफरत की सूची बना लें। उदाहरण के लिए मैं नीचे दी गई सूची बनाता हूँ। इससे प्रेम है और इनसे नफरत है। अमीर होना है, गरीब होना है, स्वतंत्र रहना है या काम करते रहना है, स्वतंत्र होना है या काम करते रहना है। समझ गए दोस्तों? तो चलिए आगे देखते हैं। जो चीज़ें चाहूँ उसे खरीदना है या जो चीज़ें चाहूँ उसे नहीं खरीदना है। चीज़ें महंगी है या चीज़ें सस्ती हैं। जो काम मैं नहीं करना चाहता और वे काम जिन्हें मुझे करना ही है। तो इस तरीके से आपको अपना एक स्टेटस नोटबुक बनाना है और उसमें लिखना है। मेरा सुझाव यह है कि आप नीचे दी गई जगह पर प्रेम और नफरत की अपनी सूची बना लें। अगर आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, जैसे मुझे आशा है, तो एक बड़ा कागज़ ले लें। आप जिंदगी में ज़्यादा जोश के साथ जिए, यही मेरी कामना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके प्रेम और ये जो है आपकी नफरत। तो इधर लव लिखिए और इधर हेट लिखिए। आप क्यों पाना चाहते हैं, क्यों नहीं पाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और क्यों नहीं करना चाहते हैं। अपने प्रेम और नफरत का पता लगाने तथा परिभाषित करने के लिए एकांत में बैठ जाएं। फिर अपने कारण यानी क्यों लिख लें। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने, जल्दी रिटायर होने और कम से उम्र में रिटायर होने के अपने सपने, लक्ष्य और योजनाओं को विस्तार पूर्वक लिखें। और लिख लेने के बाद आप इसे किसी दोस्त को बता सकते हैं। कैसे दोस्त को बता सकते हैं? जो सपने को साकार करने में आपकी मदद करे। ऐसा नहीं कि जो आपको मजाक उड़ाए। तो वैसे दोस्त को बताइए जो आपके सपने को साकार करने में, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। और नियमित रूप से अपने सपने, लक्ष्यों और योजनाओं वाले कागज को देखते रहें। इसके बारे में अक्सर बात करें, मदद मांगते रहें, लगातार सीखने की इच्छा रखें और जल्दी ही चीज़ें होने लगेगी। आखिरी टिप्पणी, मैंने कई लोगों को यह कहते सुना होगा, पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है। इस कथन में कुछ सच्चाई है, लेकिन पैसे की उपयोगिता यह है कि यह मुझे समय खरीद कर देता है ताकि मैं अपने मन पसंद काम कर सकूं। पैसा होने पर मैं दूसरे लोगों को भुगतान करने और करके मैं वे काम करवा सकता हूं जिन्हें करने से मैं नफरत करता हूं। दोस्तों, कितना पॉइंटली बात इस किताब में लिखा गया है, जो जीवन जीने की प्रेरणा देता है और जो आपके कंफ्यूजन हो गया है लाइफ में, उस कंफ्यूजन को मिटाकर आपको एक फोकस माइंडसेट प्रदान करता है। तो इस तरह के पुस्तकें मैं आप लोगों के लिए छानकर रिसर्च करके लाता हूं। तो मेरी मेहनत का मान रखिए और इसको अपने ग्रुप में सब शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गो अहेड और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले अध्याय में प्रवेश कीजिए मेरे साथ। जल्दी से जल्दी रिटायर क्यों हूँ, तो अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे कि वाई वी शुड बी रिटायर्ड सून। तो चलिए देखते हैं कि लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मैं 47 साल की उम्र में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गया। उस साल यानी 1994 में एक दोस्त ने फ़ोन पर मुझे सलाह दी, यह पक्का कर लेना कि कंपनी बिकने के बाद तुम कम से कम 1 साल की छुट्टी मनाओ। मैंने जवाब दिया, 1 साल की छुट्टी? तो मैं रिटायर होने के बाद जिंदगी भर छुट्टी मनाना चाहता हूं और तुम 1 साल की छुट्टी बोल रही हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त नाइल ने कहा। नाइल उस टीम के सदस्य थे जिसने 1980 के दशक में कई प्रमुख बिजनेस शुरू और खड़े किए थे, जिनमें MTV और CMT यानी कंट्री म्यूजिक टेलीविज़न शामिल थे। इनमें से कुछ बिजनेस बेचने के बाद वे 41 साल की उम्र में रिटायर हुए थे और अब वह मेरे यहाँ अनुभवी दोस्त अपने रिटायरमेंट के सबक मुझे बता रहे थे। उन्होंने कहा, 3 महीने से भी कम समय में आप ऊब जाएंगे और कोई नई कंपनी शुरू करने की सोचने लगेंगे। आपके लिए सबसे मुश्किल काम हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। इसलिए मेरी सलाह है,
आप यह लक्ष्य बना लें कि कम से कम 1 साल तक कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं हंस दिया और मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं हमेशा के लिए रिटायर हो रहा हूँ। मैंने कहा नया बिजनेस शुरू करने की मेरी कोई योजना नहीं है और मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं अब दोबारा काम नहीं करना चाहूँगा। अगली बार जब आप मुझे देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, न मैं सूट में होऊंगा और न ही मेरे बाल छोटे होंगे, मैं तो बीच बॉय जैसा दिखूंगा। नाइल ने मेरे शब्द सुने लेकिन फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। वे चाहते थे कि मैं यह बात सुनूं और समझ लूं जो वे मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं उनका संदेश समझ लूं। दोस्तों, अच्छी बात और अच्छी नसीहत जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए इसमें भी लेखक इस बात पर जोर देकर नाइल के वाक्यों को समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन नाइल उनके संदेश को समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत लंबी बातचीत के बाद उनकी बात मुझे समझ में आने लगी। आखिरकार मुझे उनकी बात समझ में आ ही गई जब उन्होंने कहा, बहुत कम लोग के पास वह अवसर होता है जो तुम्हारे पास है। बहुत कम लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम बन पाते हैं कि वे काम करना छोड़ दें और कुछ न करें। बहुत कम लोग जीवन के बीच में वाकई रिटायर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा आमदनी के वर्षों में ज़्यादातर लोग चाहते हैं और चाहते हुए भी काम करना नहीं छोड़ सकते, भले ही वे अपने काम से नफरत करते हों, लेकिन वे काम करना नहीं छोड़ सकते। इसलिए उस उपहार को हल्के में न लें। दोस्तों, वे समझा रहे हैं नाइली, यह एक ऐसा उपहार है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए इसका आनंद लें। 1 साल तक कुछ भी न करें। नाइल ने आगे स्पष्ट किया कि ज़्यादातर उद्यमी अपनी कंपनी बेचने के तत्काल बाद नई कंपनी शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, मैं बिजनेस बनाता था और बेचता था और तुरंत दूसरा नया बिजनेस खड़ा करके लगता था। मैंने 35 साल की उम्र तक 3 कंपनियां बनाई और बेची। मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ पाया। मैं रुकने का मतलब नहीं जानता था। काम न करने पर मैं खुद को बेकार समझता था और मुझे लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। कड़ी मेहनत के चक्कर में मैं जिंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहा था और अपने परिवार के साथ मैं समय नहीं गुजार पा रहा था। आखिरकार मुझे एहसास हो गया कि मैं क्या कर रहा था और मैंने कुछ अलग करने की ठान ली। अपनी आखिरी कंपनी बेचने और बैंक में लाखों डॉलर का चेक जमा करने के बाद मैंने साल भर की छुट्टी मनाने का फैसला किया। मैंने अपने परिवार और खुद के लिए वह साल खाली रखा। यह निर्णय मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। खाली रहने और कुछ न करने का अनुभव बेशकीमती था। क्या आपको एहसास है कि 5 साल की उम्र में हम स्कूल में पढ़ने लगते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद लगातार काम करने में जुट जाते हैं। कुछ कम लोगों के पास यह विलासिता होती है कि वे कम से कम 1 साल तक खाली बैठकर सोचें और खुद के साथ अकेले रहें। उन्होंने मुझे बताया कि घर की व्यवस्था ठीक ठाक करने के बाद वे अपने परिवार के साथ फिजी के सुदूर टापू पर रहने लगे और समुद्र किनारे बैठने लगे। उन्होंने कहा, महीनों तक मैं बस समुद्र किनारे बैठा रहता था, नीले समंदर को निहारता रहता था और अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी का आनंद लेते देखता रहता था जिसके बारे में हम सभी सपने देखते हैं। जब फिजी से उनका मन भर गया तो वे परिवार के साथ इटली चले गए और महीनों तक वहीं आराम करते रहे। उन्होंने कहा, पूरे साल बाद जाकर मैं दोबारा समझदार इंसान बन पाया। मुझे यह पता ही नहीं था कि जागने पर यह एहसास कितना कष्टकारी था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई मीटिंग अटेंडेंट नहीं करनी है और कोई हवाई जहाज नहीं पकड़ना है, बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं जुटाने हैं। मानसिक रूप से धीमे होने और अपने शरीर से एड्रेनलिन को बाहर निकालने में मुझे पूरे 1 साल लग गया। मुझे इतना धीमा होने में पूरे साल का आराम करना पड़ा ताकि मैं दोबारा ठीक से सोच सकूं और आदर्श स्थिति में आ सकूं। मैं तब 41 साल का था। 36 साल से मैं कहीं पहुंचने के लिए भाग रहा था और अब मैं वहां पहुंच चुका था।
सबसे मुश्किल काम जो मुझे करना पड़ा। नाइल ने सही कहा था। रिटायरमेंट के बाद सबसे मुश्किल काम था हाथ पर हाथ रख कर बैठना और कुछ न करना। स्कूल, क्लासरूम, परीक्षाओं, मीटिंग्स, हवाई यात्राओं और हेडलाइंस से वर्षों तक जूझने के बाद मैं सचमुच इस बात का आदी हो गया था कि बिस्तर छोड़ते ही काम करने भागूं। मुझे याद है कि रिटायरमेंट से पहले मैं काम के दबाव और चिंता से नफरत करता था। मुझे याद है मैं सोचा करता था बस 6 महीने की बात है और इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह कंपनी बिक जाए और मैं इस पागलपन को छोड़ दूं। दोस्तों, सितंबर 1994 में कंपनी की बिक्री और हस्तांतरण पूरा हो गया। मैंने पैसे को बैंक में जमा किया, कुछ अपार्टमेंट हाउसेस तथा वेयर हाउसेस में निवेश किया और औपचारिक रूप से रिटायर हो गया। उस वक्त मैं 47 साल का था और मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। अब हम जिंदगी का आनंद लेने के लिए आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थे। बहरहाल, जैसे नाइल ने चेतावनी दी थी, कंपनी बेचने के कुछ सप्ताह बाद ही मैं बेचैन होने लगा। मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और तब मुझे एहसास होता था कि दिन भर के लिए मेरे कोई योजना ही नहीं है। मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं फ़ोन कर सकूं और न ही मेरे पास किसी का फ़ोन आता था। मैं अपने घर में अकेला बैठा रहता था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं जल्दी ही बेचैन और चिड़चिड़ा हो गया। मैं बेकार और अवांछित महसूस करने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कोई ढंग का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम करने के लिए बेकरार था, लेकिन करने के लिए कुछ ही नहीं था। नाइल ने सही कहा था, मेरे लिए कोई काम न करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम था। किम के पास निवेश करने और अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के प्रबंधन का काम था। उसे इसमें मजा आता था और वह अपनी गति से यह काम कर रही थी। उसने एक दिन मुझे किचन में धक्के खाते देखा जब मैं कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कुछ करने के लिए खोज रहे हो? नहीं, मैंने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं करने का तरीका खोज रहा हूँ। जब वह तरीका मिल जाए तो मुझे भी बता देना ताकि हम दोनों उसे एक साथ कर सकें। किम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपने दोस्तों को फोन क्यों नहीं करते और उनसे मिलते क्यों नहीं हो? मैंने फोन किया, मैंने जवाब दिया, लेकिन वे सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उनके पास खाली समय ही नहीं है। कुछ महीने तक निठल्ले बैठे रहने के बाद किम और मैंने फिजी की छुट्टी मनाने का फैसला किया। जहां नाइल ने अपनी छुट्टियों का एक हिस्सा गुजारा था, मैं कहीं जाने की बात सोचकर ही रोमांचित था, भले वहां भी करने के लिए कुछ न हो। फिजी जाने का फैसला करने के 3 हफ्ते के भीतर ही हम समुद्री जहाज से वहां पहुंच गए। मुस्कुराते हुए फिजीवासी ने फूलों और स्थानीय पेय पदार्थों से हमारा स्वागत किया। जब किम और मैं नीले पानी के ऊपर बने लंबे पुल पर चले तो मैंने सोचा कि मैं फैंटेसी आइलैंड पर आ गया हूँ और किसी को यह कहते सुनने का इंतजार कर रहा हूँ, बॉस, जहाज जहाज। यह टापू तो नाइल के वर्णन से भी ज़्यादा सुंदर था। मुझे इसकी खूबसूरती पर यकीन नहीं हुआ। हवाई द्वीप में बड़ा होने के कारण मैंने मन ही मन सोचा, हवाई भी ऐसा ही हुआ करता था और हवाई को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि टापू बहुत सुंदर और निर्जन था, लेकिन मेरे लिहाज से यह बहुत धीमा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इस स्वर्ग में रहने के बावजूद बेचैन था। मैं उठता था, फलों के स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करता था, कुछ समय जॉगिंग करता था और फिर दिन भर समुद्र तट पर आराम करता था। 1 घंटे बाद ही मैं पगला जाता था। इस टापू के समुद्र तट चाहे जितने सुंदर हों, मैं वापस अमेरिका लौटने और कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेचैन था। पता नहीं
मैंने नॉयल से यह वादा क्यों किया था कि मैं कम से कम 1 साल की छुट्टी मनाऊंगा। इस स्वर्ग जैसे आनंद को मैं बस 2 हफ्ते ही झेल पाया। किम तो यह यहाँ हमेशा के लिए रुक सकती थी, लेकिन मैं वापस एरिजोना अपने घर लौटने के लिए बेताब था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं घर के पहुंचना चाहता था, लेकिन हम उस स्वर्ग से निकले और घर की तरफ चल दिए। घर पर बैठना भी समुद्र तट पर बैठने से ज़्यादा सुखद नहीं था, लेकिन कम से कम यहाँ मेरे पास अपनी कार थी और मन बहलाने के लिए मेरी प्रिय जगह थी। एक दिन एक नया पड़ोसी मुझसे जान पहचान करने आया और वह भी रिटायर हो चुका था, लेकिन उसकी उम्र मुझसे लगभग 20 साल ज़्यादा थी। वह 68 साल का था और वह एक फॉर्चून 500 कंपनी में सीनियर मैनेजर रह चुका था। हर दिन वह आकर खबरें, मौसम और खेलों के बारे में बात करने लगता था। वह भला आदमी था, लेकिन उसके पास निठल्लेपन का समय गुजरना मेरे लिए उन मीटिंग से भी ज़्यादा बुरा था जिसने मुझे कोफ्त होती थी। वह तो बस अपने घर के बगीचे में काम करना चाहता था और गोल्फ खेलना चाहता था। उसके लिए रिटायरमेंट सही मायनों में स्वर्ग था। उसे कंपनी जगत की बिल्कुल भी याद नहीं थी और उसे खाली समय में मजा आता था, क्योंकि उसे मजबूरी में कुछ नहीं करना पड़ता था। मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ ज़्यादा समय तक रहा तो मैं भी उसी की तरह निठल्ला बन जाऊंगा। जब उसने कहा कि मैं भी कंट्री क्लब में मेंस कार्ड ग्रुप में शामिल हो जाऊं, तो मुझे पता चल गया कि मुझे कुछ न करने के लिए कोई दूसरा काम करना होगा। आखिरकार मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। एक दिन मैंने किम से कहा, मैं बिस्बी जाकर रहने वाला हूँ। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है जहाँ कुछ नहीं करने के बावजूद भी मैं व्यस्त रह सकूँ। कुछ दिनों के बाद मैं उस छोटे रैंच पर रहने लगा जिसके मालिक किम और मैं थे। वह वीरान जमीन का सुंदर टुकड़ा था जो एक घाटी में छिपा था। इसके चारों ओर ओक के ऊंचे वृक्ष लगे थे और एक नदी बहती थी। यह बहुत ही सुंदर था और वहाँ बहुत से हिरण थे और कभी कभार पहाड़ी इसमें शेर भी दिख जाते थे। यह सुंदर रैंच मैक्सिको, न्यू मैक्सिको की पहाड़ों में था जो एरिजोना के सीमा पर है। मुझे आखिरकार वह जगह मिल गई थी जहाँ मैं साल भर की छुट्टी मना सकता था। एक ऐसी जगह जहाँ मैं बिना कुछ किए व्यस्त रह सकता था। कुछ दिनों तक पहाड़ों पर रहने के बाद कैबिन में टीवी या रेडियो नहीं था। मैं शांत होने लगा और साल भर की छुट्टी के कार्यक्रम का आदी होने लगा। मेरी सांस धीमी हो गई और मेरे जीवन की गति भी। मीटिंग और हेडलाइन के दबाव के बजाय शांति मेरे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, 1 साल की छुट्टी आखिरकार शुरू हो गई और वह वैसे ही थी जैसा नाइल ने कहा था। मैं ऐसा उपहार जो बहुत कम लोगों को मिलता है, आखिर इसका आनंद लें। साल भर छुट्टी मनाने के लिए पर्याप्त धीमा होने में मुझे लगभग 6 महीने का समय लगा था। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगली वीडियो यानी पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत करना। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे कर दीजिए। अपने 2 ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये पुस्तक आपको कैसा लग रहा है और अगली वीडियो में किस पुस्तक पे बनाऊं। जिस पे कमेंट ज़्यादा आएंगे मैं उसका पुस्तक बनाऊंगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान और अपना ख्याल रखिए। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, सावधानी के साथ बाहर निकलिए।